हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मुकेश रानी और मैं स्वागत करती हूँ आपका सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश रानी मैम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 1 पार्ट 1, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। कई सारे सब टॉपिक्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसका मतलब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। इसके बाद हमें पढ़ना है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ समितियां बनी और कुछ आयोग बने, उनकी बात करेंगे, यानी कमीशन एंड कमिटी रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमें पढ़ना है एक एक्ट पारित होगा इन कमीशन की सिफारिश पे और वो एक्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसके तहत राज्य बनाए जाएंगे, कुछ यूनियन टेरिटरी बनाए जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लेटर डेवलपमेंट, यानी 1956 के बाद बने हुए राज्य, आज तक का क्या विकास है राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य कब बना, कहां से निकल के बना, इन चीजों को भी साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारत का संविधान और राज व्यवस्था। एक एक करके समझते हैं चीजों को। टॉपिक का नाम डालेंगे और टॉपिक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें पढ़ने हमें कई सारी चीजें, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे, पहले सब टॉपिक को लिख लेते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने हैं आर्टिकल्स। भाग का नाम लिखेंगे, कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कहेंगे जी ये दिया हुआ है पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट या भाग 1 में। और यहाँ सब टॉपिक्स हमें पढ़ने, सबसे पहले आपको पढ़ना है आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल्स या अनुच्छेद 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। 1 to 4, 1 से 4 तक। इसी के साथ हमें देखना है और वो है कमीशंस एंड कमिटीज, कमीशंस एंड कमिटीज related to reorganization of state, reorganization of state, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां और आयोग। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां और आयोग। और इसमें हमें 3-4 टाइप की समितियां पढ़नी है, आयोग पढ़ने हैं। पुनर्गठन से संबंधित समितियां एवं आयोग। समितियों और आयोग में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहला आयोग, जिसका नाम है धर कमीशन, धर आयोग। इसी के साथ में हमें पढ़ना है जेवीपी कमिटी। इसके बाद हमें पढ़ना है वो कमीशन जिसी के तहत आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आएगा, जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। और आम बोलचाल की भाषा में जो प्रसिद्ध उसका नाम है वो है फजल अली आयोग, इनके चेयरमैन के नाम पर। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 आयोग हमें मेन लिस्ट में पढ़ने हैं। साथ में आंध्र प्रदेश आंदोलन की बात करेंगे, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, क्या उनकी डिमांड्स थी। इसके बाद आपको एक और सब टॉपिक इसमें पढ़ना है और वो आप पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका लेटर डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। लास्ट का टॉपिक है लेटर डेवलपमेंट आफ्टर 1950। 1956 के बाद का विकास। 1956 के बाद का विकास राज्यों का, यानी कौन कौन से राज्य बने, किस राज्य से अलग होकर बने, इन सब की चर्चा करेंगे। एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 1 में। पहले समझ लेते हैं फिर उसको लिखते हैं। आर्टिकल 1 दो चीजों की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 इसमें बताया गया कि हमारे देश का नाम क्या होगा, नेम ऑफ द कंट्री क्या है। और दूसरा बताया गया है कि हमारे देश की जो पॉलिटी है, हमारे देश की जो राज व्यवस्था है वो किस टाइप की होगी, यानी टाइप ऑफ पॉलिटी। तो देश के नाम की अगर बात करेंगे तो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश के सिर्फ दो ही नाम हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग, संविधान सभा के लोग, नाम को लेकर बहुत एक मत नहीं था। नाम को लेकर कुछ लोग मानते थे कि ट्रेडिशनल नाम जो है हमारे देश का है, प्राचीन नाम है भारत, उसी को रखा जाए। कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। कुछ लोगों का मानना था कि ट्रेडिशनल नाम ना रख के हम इसका मॉडर्न नाम रखते हैं, आधुनिक नाम, और वो है इंडिया। और कुल मिलाकर सारी बहस के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हम इसके दोनों नाम को रखते हैं, और इसीलिए आर्टिकल 1 में रखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी दो नाम होंगे, इंडिया और भारत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता निम्नलिखित में से देश का नाम क्या है, आर्टिकल 1 के अनुसार देश का नाम क्या है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। और पहला ही आप टिक लगाएंगे कि हाँ मेरा सही है। हिंदुस्तान हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इमोशनली इसका ये है एक सेंस है, लेकिन संविधान के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सिर्फ दो ही नाम हमारे देश के हैं संविधान 1 में, और वो है आपका भारत और दूसरा इंडिया। दूसरा है कि हमारी राज व्यवस्था किस प्रकार की होगी, तो इसका एक शब्द यूज किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ। अब संविधान सभा के सदस्यों में बात हुई कि राज्यों के संघ का मतलब क्या है, और इसको एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी व्याख्या दी कि राज्यों के संघ या यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होगा। उन्होंने कंपेयर किया यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम यूएसए के नाम से जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के साथ तुलना किया कि वहां का जो संविधान है वहां यूज किया जाता फेडरेशन, और हम यूनियन क्यों कर रहे हैं। हालांकि हमारा देश देखेंगे तो फेडरेशन सिस्टम पे चलेगा, यानी कुछ पावर्स आपके सेंटर के पास है और राज्यों के पास भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर हमने यूनियन क्यों कहा। यूनियन कहने के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन दिया डॉक्टर साहब ने, वो दिए दो कारण। पहला कारण है कि हमारे देश के जो राज्य हैं वो हमने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाए हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से बनाया कि सही से चलाया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले राज्य थे, राज्यों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई एग्रीमेंट किया, समझौता किया, तब हमने देश बनाया। एग्जाम्पल दिया गया यूएसए का, यूएसए में ऐसे ही हुआ, 50 अलग अलग छोटे छोटे देश हुआ करते, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया आपस में कि क्यों ना हम एक देश बन जाए, और वो देश बना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो बाबा साहब समझाते हैं कि पहली बात कि हमारे राज्य किसी एग्रीमेंट या समझौते से नहीं बने हैं, इसलिए हम फेडरेशन यूज ना करके यूनियन शब्द को यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे देश के जो राज्य हैं, यानी अभी 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, किसी को भी भारत की भूमि से, टेरिटरी से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे, वहां राज्यों के पास अधिकार है, वो देश से अलग हो सकते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बने हैं। तो दो सेंस में बताया गया है कि यूनियन ऑफ टेरिटरी, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया। पहला, राज्य किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, और राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। एक ये बात बताई गई। तीसरी बात इसमें बताई गई कि राज्यों की कैटेगरी कितनी होगी, यानी किस कैटेगरी की टेरिटरी होंगी हमारे देश में। तो टेरिटरी के बारे में बताया गया कि टेरिटरी के टाइप होंगे 3। पहला होंगे राज्य यानी स्टेट, जिनकी संख्या 28 है। दूसरी कैटेगरी होगी वो होगा यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी संख्या आज वर्तमान में 8 है। और एक तीसरी कैटेगरी रखी गई कि भविष्य में हो सकता है कि भारत की सरकार किसी क्षेत्र को एक्वायर कर ले, यानी इन 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरी को हटाकर कोई नया राज्य हमें मिलाना जो पहले भारत का है नहीं हिस्सा, उसको एक्वायर करना है। भारत सरकार ने किसी भी अन्य क्षेत्र को एक्वायर किया, मान लीजिए कल को भारत इतना पावरफुल हो जाए कि हम पाकिस्तान को भी अपने अंदर मिलवा रहे हैं, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, नेपाल को, तो ये कैसे मिलेंगे। इसके लिए रखा गया तीसरा पॉइंट, यानी एक्वायर करने वाली टेरिटरी। जैसे हमने पास्ट में किया भी, गोवा को किया, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, सिक्किम, ये सब बाद में एक्वायर किए गए, बाद में इनका अधिग्रहण किया गया। तो 3 कैटेगरी रखी गई।
चौथी बात आर्टिकल में एक में क्या दी गई है, आर्टिकल 1 में दी गई है कि ये जो राज्य हमारे पास हैं, स्टेट 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, इनकी डिटेल हमें कहाँ पे लिखी मिलेगी। यानी ये राज्य है और इसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन कितना है, इसका राज्य क्षेत्रफल कितना है, ये डिटेल राज्यों की लिखी मिलेगी और वो है शेड्यूल शेड्यूल फर्स्ट, पहली अनुसूची में। तो ये बातें बताई गई हैं आपके आर्टिकल 1 में। एक एक करके लिख लेते हैं एक बार। हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1, आर्टिकल या अनुच्छेद संख्या 1, और एक में कितनी सारी बातें लिखी हुई है। सबसे पहले नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, देश का नाम, देश का नाम क्या होगा, ये बात लिखी हुई है। और देश के होंगे दो नाम, कौन कौन से, इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है। यानी दो नाम हमें मिले यहाँ पर, एक नाम है भारत और दूसरा नाम दिया गया है इंडिया। पहली बात हमारे सामने आती है कि दो नाम हमारे देश के हैं, इंडिया और भारत। दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है इसमें, दूसरा पॉइंट बताया गया और वो है कि हमारे देश की राज व्यवस्था का प्रकार कैसा होगा, हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा, टाइप ऑफ पॉलिटी, टाइप ऑफ पॉलिटी, राज व्यवस्था का प्रकार, राज व्यवस्था का प्रकार। और राज व्यवस्था के प्रकार में बताया गया है क्या, पूरी लाइन जब आप पढ़ेंगे क्या लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। तो एक शब्द यूज किया गया, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। सवाल पूछा जाएगा, आर्टिकल 1 के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, कई सारी स्टेटमेंट दिए मिलेंगी। आपका आंसर क्या आएगा, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन ऑफ स्टेट है क्या, इसके बारे में लिखेंगे। और किन्होंने इसकी व्याख्या की है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने व्याख्या की कि राज्यों के संघ का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अनुसार दो कारण उन्होंने बताए जिसकी वजह से हम कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। और वो दो कारण क्या है उनको लिखेंगे 1 2 करके। पहला कारण क्या है राज्यों का संघ कहने का, पहला कारण नंबर 1 डालेंगे, स्टेट स्टेट्स हैव नो राइट, स्टेट हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पहली बात क्या है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। और क्यों अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बने हैं। दूसरी बात लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट है, नंबर 2 डालेंगे इसका कारण में और 2 नंबर पे लिखेंगे
इसलिए अधिकार नहीं क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट से नहीं बनाई गई है। देश पहले बना, राज्यों को हमने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन के लिए बनाया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से हम सही से चला पाए। तो दूसरा लिखेंगे किसी एग्रीमेंट के तहत ये नहीं बने हैं। स्टेट्स आर नोट फॉर्म्ड विद एनी एग्रीमेंट। राज्य किसी समझौते से नहीं बनाए गए हैं। राज्यों का निर्माण समझौते के तहत नहीं हुआ है। राज्यों का निर्माण समझौते के तहत नहीं हुआ। दो बातें ये लिखी हुई हैं आर्टिकल संख्या 1 में, यानी देश का नाम पता चल गया हमें, भारत और इंडिया। दूसरा, भारत की पॉलिटिक किस प्रकार की है, भारत की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। अंबेडकर जी ने बता दिया राज्यों के संघ का मतलब है कि राज्य देश से अलग होने का अधिकार नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं बनाए गए, जैसे कि यूएसए के बनाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों ने एग्रीमेंट करके बनाया देश को, इसलिए उनको अलग होने का भी अधिकार है। इसलिए वहां यूनियन शब्द यूज ना करके फेडरेशन यूज किया, हमने शब्द यूज किया यूनियन। तीसरी बात क्या लिखी हुई है, तीसरा पॉइंट पे आएंगे। आर्टिकल 1 की ही तीसरी बात आपको लिखनी है कि क्या कहा गया है। और थर्ड नंबर में कहा गया है कैटेगरी। हमने इनको डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। टेरिटरी ऑफ यूनियन, टेरिटरीज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड into 3 category। थ्री कैटेगरीज लिखेंगे। भारत के भारत के संघ भारत के संघ के राज्य क्षेत्र को भारत संघ के राज्य क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है और वो 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहली श्रेणी है राज्य। फर्स्ट नंबर पे हमने कौन सी श्रेणी बनाई है? एक है स्टेट्स, राज्य, और जिनकी संख्या वर्तमान में है 28। दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन सी है? दूसरी कैटेगरी हमारे पास यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यूटीज, संघ शासित क्षेत्र या इनको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। और इनकी संख्या है वर्तमान में 8। एक तीसरी कैटेगरी भी बनाएगी कि भविष्य में ऐसी संभावना हो जाए कि हमें किसी विदेशी क्षेत्र को मिलाना है भारत में, उसके लिए भी हमने एक कैटेगरी शामिल की और उस कैटेगरी का नाम है टेरिटरी, द टेरिटरी दैट may be acquired by the government of India, may be acquired by the government of India at any time, at any time। तीसरी कैटेगरी कौन सी है कि भारत सरकार कभी भी किस क्षेत्र को भारत में मिला ले, ऐसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार
जिसे भारत सरकार किसी भी समय अधिगृहित कर सकती है, अधिगृहित कर सकती है। इसी से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है, इसी से मतलब लास्ट वाली लाइन से एक लास्ट स्कोप हमने रखा कि आने वाले भविष्य में अगर ऐसी जरूरतें पड़ी कि हमें किसी क्षेत्र में भारत में मिला रहे हैं तो उसकी भी सुविधा हमने रख दी आर्टिकल 1 में, और इसकी जरूरत भी पड़ी, हमने मिलाया भी। पुर्तगालियों के कब्जे में जितने थे, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, ये सारे सबको हमने एक्वायर किया बाद में। फिर हमने एक्वायर किया फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को, और फिर हमने सिक्किम को मिलाया 1975 में। तो ये एक जो थर्ड वाली कैटेगरी है, इसकी बात करेंगे जब हम लोग अगले आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल संख्या 2 की। आर्टिकल संख्या 2 इसी कैटेगरी की बात करता है, यानी उन राज्यों की बात करता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। इसके आगे वाला एक आर्टिकल है आर्टिकल संख्या 3, वो बात करेगा उन राज्यों के जो भारत का हिस्सा है, यानी क्या कहा गया है इसमें ए वाला यानी राज्य, बी वाला यूनियन टेरिटरी, इन दोनों में किसी भी तरह का बदलाव करना है, किसी भी तरह का चेंज करना है, इनकी बाउंड्री चेंज करनी है, इनका नाम चेंज करना है, इनके एरिया को इंक्रीज करना है, इनके एरिया को डिमिनिश करना है, घटाना है, बढ़ाना है, तो ये काम होगा आर्टिकल संख्या 3 में, अनुच्छेद 3 में ये काम होगा। तीसरे वाला जो सी लिखा हुआ है, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा आर्टिकल संख्या 2। तो अब आते हैं आर्टिकल संख्या 2 में कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अभी इसकी थोड़ी और बातें लिखेंगे, सॉरी, अभी लिखेंगे कि इनका नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी राज्य तो हमने बता दिए। अब चौथी बात आपको लिखनी है कि जो आपने 28 राज्य और 8 केंद्र हस्त प्रदेश बताए हैं, उनका नाम लिखा हुआ कहाँ पे है, तो आप लिखेंगे स्टेट, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। आप लिखें नेम, नेम एंड टेरिटोरियल एक्सटेंशन, टेरिटोरियल एक्सटेंशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूटीज यूनियन टेरिटरी are mentioned in the first schedule, in the first schedule of the constitution, of the constitution। सीधा सीधा सवाल यहां से पूछा गया यूपी पीसीएस के 2020 के क्वेश्चन में, सीधा पूछा गया पीटी में कि राज्यों का नाम और उनका क्षेत्रफल कहां पर मेंशन किया गया, कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है। आप कहेंगे फर्स्ट अनुसूची में, पहली अनुसूची में लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे राज्यों और केंद्र शासित, राज्य मतलब 28 राज्यों की बात करें जो अभी है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम संविधान की नाम और उनका क्षेत्रीय विस्तार, नाम और उनका क्षेत्रीय विस्तार संविधान की पहली अनुसूची में, संविधान की पहली अनुसूची में पहली अनुसूची में दिया गया है या लिखा गया है। ये 4 बातें हैं पहले आर्टिकल की, आर्टिकल संख्या 1 की। आपको याद करना है राज्यों के नाम के बारे में, एक लिस्ट, एक शेड्यूल, और वो है फर्स्ट शेड्यूल। अब आपको आना है आर्टिकल संख्या 2, अनुच्छेद 2, आर्टिकल या अनुच्छेद 2।
और इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है, इसका जब आप नाम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, नाम नाम दिया गया है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन किसका किया जाएगा, जिसका एडमिशन है नहीं। मान लीजिए स्कूल की बात है, स्कूल में एडमिशन किसका करवाने जाएंगे, जो पहले से नहीं है, यानी उन राज्यों की बात करेंगे, उन क्षेत्रों की बात करेंगे जो अभी भारत का हिस्सा नहीं है। तो पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर इसको डिटेल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एडमिशन एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नए राज्यों का, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, और उनकी स्थापना। दो वर्ड क्यों यूज किए गए, एक है एस्टेब्लिशमेंट और दूसरा गया है एंट्री यानी प्रवेश, एडमिशन। एडमिशन उन राज्यों का होगा जो पहले से राज्य हैं ऑलरेडी, यानी किसी राजा का शासन होगा वहां पे, उस शासक से हमने छुड़वा लिया, या हमने उस शासक से जीत लिया, या उसने हमें गिफ्ट कर दिया, या कोई भी, या हमारे बीच में कोई समझौता हुआ कि उसने हमें दे दिया। किसी भी तरीके से एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह जो पहले किसी का शासन वहां पे था, कोई रूलर वहां पे था, और उससे हमने किसी टेरिटरी को इंडिया में मिलाया, उसको हम कहेंगे एंट्री करना, एडमिशन करना, प्रवेश करना। ऑलरेडी जो राज्य हैं, कुछ जगह ऐसी भी हैं दुनिया में जहां पर किसी का शासन ही नहीं है, अभी तक कोई राजा शासन वहां पे कर ही नहीं रहा है, किसी सरकार का वहां पर वो नहीं है, वहां वाले राज्य को अगर हम भारत में मिलाते हैं, उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट करना, यानी हम उस राज्य को बना रहे हैं, उसका कुछ नाम रख रहे हैं, उसका हम कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना। तो दो अलग अलग चीजें हैं। अब ये किन राज्यों की बात कर रहे हैं, तीसरी स्टेटमेंट आएगी, और वो है that that is not a part, that is not a part of Indian India at present। उन राज्यों की बात है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का भाग नहीं है। यानी बाहर के किसी राज्य के लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल संख्या 2 लगेगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आपने पास्ट में कई सारे जगहों को हमने भारत में एक्वायर किया, कौन कौन से थे, एक हमने मिलाया दादरा नगर हवेली, दादरा नागर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, दमन एंड दीव, दमन एवं दीव। पहले ये अलग अलग हुआ करते, 2020 में इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, और अब ये दोनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बन गया, एक ही केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इनको भी हमने बाद में एक्वायर किया, देश के संविधान लागू होने के बाद। जैसे हमने मिलाया गोवा को, इसको भी हमने बाद में एक्वायर किया। जैसे हमने मिलाया पुडुचेरी को, जिसको हम पहले पांडिचेरी के नाम से जानते थे, 2006 में इसका नाम बदल दिया गया और अब इसका नाम है पुदुचेरी, इसके चारों जगह। जैसे हमने 1975 में मिलाया सिक्किम को, तो इन सब के लिए क्या लगेगा, इन सब के लिए लगाया जाएगा आर्टिकल संख्या 2, और ये पहले अनुच्छेद की वही कैटेगरी है जो 3 वाली कैटेगरी है, यानी लास्ट वाला जो एक्वायर करने वाली कैटेगरी है। हालांकि सिक्किम के लिए दो तरह के प्रावधान हुए, सिक्किम को पहले हमने अधिराज्य के रूप में, सहयोगी राज्य के रूप में मिलाया, और उसके लिए संविधान में संशोधन करके एक अलग से आर्टिकल डाला गया था, और वो आर्टिकल था 2 का ए, आर्टिकल 2A, और उसमें हमने विशेष रूप से प्रोविजन किया, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। संविधान निर्माताओं ने लिखा या तो अपने कोई राज्य है, या अपने कोई यूनियन टेरिटरी है, या फिर ऐसा क्षेत्र जिसको हम एक्वायर कर लें
भारत में मिला लें, भारत उसका अधिग्रहण कर ले। अब ये हो गया अलग मामला, ये पूरी तरह भारत में भी नहीं मिल रहा है सिक्किम, कुछ हिस्से हैं, कुछ काम ऐसे थे, डिफेंस हो गया, फिर फॉरेन हो गया, मतलब इंपोर्टेंट वाले जो इतने डिपार्टमेंट थे वो इंडिया चला रहा है, और बाकी अभी भी सिक्किम के पास है। और उसके लिए हमने संविधान में एक अलग आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल संख्या 2A। बाद में पूरी तरह से सिक्किम भारत में मिल जाता है और आर्टिकल 2A को डिलीट कर दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। आज की अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 2A जैसा कोई आर्टिकल संविधान में नहीं है, इसको हटा दिया गया जैसे ही हमने पूरी तरह से सिक्किम को भारत में मिलाया 36वां संविधान संशोधन करके। आगे पढ़ते हैं, ये था आपका आर्टिकल संख्या 2। एक आर्टिकल है जो राज्यों से संबंधित है, जो हमारे पास अभी राज्य हैं, और उसके लिए आएगा आपका आर्टिकल संख्या 3, अनुच्छेद 3। आर्टिकल या अनुच्छेद संख्या 3। पहले हेडिंग लिखेंगे फिर समझते हैं इसको कि ये है क्या, इसमें क्या कहा गया है। क्या कहा गया इसमें? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ नेम, अल्ट्रेशन ऑफ नेम, बाउंड्रीज एंड एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की, वर्तमान राज्यों की, वर्तमान राज्यों के नाम, नाम, सीमाओं और क्षेत्रफल में परिवर्तन, नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये तो हुआ हेडिंग, कैसे होगा उसको समझते हैं एक बार। क्या कहा गया है? पहला आर्टिकल हमने पढ़ा और उस आर्टिकल में हमने 3 कैटेगरी पढ़ी। तीसरी वाली कैटेगरी के लिए बनाया गया आर्टिकल संख्या 2, यानी बाहर के राज्यों के लिए जो अभी भारत में नहीं है, किसी को हमें भारत में मिलाना है उसके लिए। दूसरा आर्टिकल बनाया गया आर्टिकल संख्या 3, वो बनाया गया इन 28 राज्यों के लिए और 8 यूनियन टेरिटरी के लिए। इनके अंदर किसी भी तरह का बदलाव करना है। बदलाव कैसे होगा? मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसी भी स्टेट का, मान लीजिए यूपी बड़ा राज्य है, उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि संसद के दिमाग में आया कि इतना बड़ा राज्य है, इसको प्रशासनिक दृष्टि से चलाना बड़ा मुश्किल है, क्यों ना हम इस राज्य के 2 राज्य बना दें ताकि आराम से चल पाए। अब ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि राज्यों से संबंधित कोई भी कार्य सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों के विधानमंडल के पास कोई पावर नहीं है। कोई काम कैसे? यानी आर्टिकल 2 के तहत भी अगर किसी को एक्वायर करना है ये भी कर सकती है भारत सरकार, यानी कि पार्लियामेंट, संसद। 3 में भी किसी भी राज्य में कोई चेंज करना है, ये भी पावर है हमारी पार्लियामेंट के पास, संसद के पास। प्रोसीजर क्या होगा? राज्यों से पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, मान लीजिए कोई एक्ट बनाना है, कोई अधिनियम, नियम कुछ बनाना है, तो बिल को पास करवा जाता है लोकसभा से, राज्यसभा से, और सबसे लास्ट में जाएंगे राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति जी साइन कर दीजिए। जैसे ही राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो कोई भी बिल पास हो जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा, कानून, अधिनियम बन जाएगा। लेकिन जब बात होगी आर्टिकल 2 और 3 की, सबसे पहले पूछा जाएगा राष्ट्रपति से, यानी राष्ट्रपति की प्रियोर रिकमेंडेशन हमें लेनी पड़ेगी, उनकी पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। सबसे पहले राष्ट्रपति जी से पूछेंगे कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं यूपी के बारे में, तो आप हमें अनुमति दे दीजिए। राष्ट्रपति ने अनुमति दी और राष्ट्रपति बिल भेजेंगे जिस भी राज्य का मामला है। जैसे मैंने यूपी का एग्जाम्पल दिया, तो यूपी की लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे, यानी योगी जी के पास भेजेंगे कि योगी जी हम सोच रहे हैं कि आपके राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि लोगों को भी सुविधा रहे और चलाना भी मुश्किल ना रहे। अब 2 कंडीशंस हैं, राज्य या तो मना कर देगा, योगी जी कहेंगे भाई ऐसा मैं करने नहीं दूंगा, ये तो बात मुझे पसंद नहीं आई, या कह देंगे कि हाँ ठीक है ऐसा कर सकते हैं। राज्य का व्यूज कुछ भी हो, उसको मानना ना मानना
पूरी तरह से पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है, यानी पार्लियामेंट बाइंडिंग नहीं है राज्य के व्यूज को मानने के लिए। दूसरी बात, राज्य को विद इन टाइम में अपने व्यूज देने पड़ेंगे। राज्य को एक टाइम दिया जाएगा, लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल को, कि आपको हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आपको हम महीने का टाइम दे रहे हैं, आप 2 महीने का टाइम ले लीजिए, आप बताइए कि आपका क्या सोचना है। सिंपल सी बात है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है राज्य का, इसमें कोई योगदान नहीं है। ऐसी ही बात है जैसे हम मान लें किसी को हमें बुलाना नहीं है, घर में कोई फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग जिन्हें हमें बुलाना नहीं है, लेकिन लोक लिहाज, सामाजिक दबाव की वजह से हमें उनको इन्विटेशन देना है। बस वैसा ही राज्यों की कंडीशन है। राज्यों के पुनर्निर्माण में, यानी नाम चेंज करना है, बाउंड्री का कोई सेटलमेंट करना है, एक राज्य को, राज्य का नाम ही खत्म करना है, उसको हमें यूनियन टेरिटरी बना देना। जैसे जम्मू कश्मीर को बनाया गया 2019 में, जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर का राज्य का ही स्टेटस गायब कर दिया गया और उसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इस बात के लिए राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाएगी। दूसरी बात ये करनी है आपको, जैसे बिल आएगा वापिस, लोकसभा राज्यसभा इसको पास करेंगे। लोकसभा राज्यसभा पास करते टाइम मान लीजिए कोई अमेंडमेंट करती है, किसी तरह का बदलाव करती है, तो बार बार राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है कि अब हम इसमें ये चेंज कर रहे हैं। एक ही बार पूछा गया है और उस बात को भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट, संसद। जैसे ये दोनों में पास हो जाएगा, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करना है। सिंपल मेजोरिटी का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए बिल गया लोकसभा में, लोकसभा की प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है वो 545 है, मान के चलते कि उस दिन 500 सदस्य आए, 500 मेंबर आए वहां पे लोकसभा में, तो उन 500 में से हमें चाहिए, अगर 250 हो जाएंगे तो टाई हो जाएगा, तो बिल पास ही नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए 251 मेंबर जो बिल के पक्ष में वोटिंग करें, तो ये होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। बाकी हम आगे पढ़ेंगे सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, डिटेल में पढ़ेंगे कितने टाइप की मेजोरिटी है, उनके मतलब क्या क्या है, एक एक करेंगे। यहाँ सिंपल मेजोरिटी, यहाँ कुछ भी नहीं करना। ऐसा ही प्रोसेस होगा राज्यसभा में, दोनों ने पास कर दिया तो ये बिल बन जाएगा, यानी जो बिल में लिखा हुआ था कि यूपी को 2 भागों में बांटना है, या किसी भी राज्य का हो सकता है, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई यूपी पे ही नहीं लागू होगा, सारे राज्यों के लिए लागू होगा, तो ये बिल बन जाएगा। अब इस आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या काम हो सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए कई बार। आर्टिकल 3 के तहत संसद क्या कर सकती है, नाम में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कर सकती है, बाउंड्री में परिवर्तन, बिल्कुल सही, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तीसरा क्या करती है, क्षेत्रफल को घटा सकती है। क्षेत्रफल कैसे घटेगा, जब हम एक राज्य को 2 भागों में बांट देंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की बात अभी की कि जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, तो इसका मतलब क्षेत्रफल को घटा दिया गया, कम हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएंगे कैसे, दादरा नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी था, एक अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दादरा नगर हवेली, दमन दीव एक अलग था, दोनों को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल इसका बढ़ गया। यानी 4 काम कर सकती है संसद आर्टिकल 3 के तहत। पहला, नाम में परिवर्तन, नाम चेंज कर सकती है। दूसरा, बाउंड्री में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्रफल को घटा सकती है, डिमिनिश कर सकती है। क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। 4 काम होंगे। एक बात याद रखना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, राज्यों का व्यूज जानना है, व्यूज जानने के लिए विद इन टाइम, यानी एक समय सीमा तय होगी और उसी में देना पड़ेगा। उनके द्वारा व्यूज, दिए गए व्यूज को मानने के लिए पार्लियामेंट बाध्य नहीं है, उस बाइंडिंग नहीं है। तो लिखते हैं एक एक चीज को, समझते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट स्लाइड निकालेंगे और थोड़ा चार्ट बना के एक बार समझ लें इसको क्या है। पहले आएगा कोई बिल, और बिल को हम कहते हैं विधेयक। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कोई बिल है, और इस बिल का सबसे पहला काम है कि बिल को हम भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास। हमने भेज दिया इसे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की पूर्वा अनुमति लेने के लिए। हमें चाहिए राष्ट्रपति की प्रियर रिकमेंडेशन, पूर्वा अनुमति। यानी पहले से ही राष्ट्रपति से पूछ लिया गया, पूर्वा अनुमति। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति भेजेंगे इसको राज्यों के पास, जिस भी राज्य से संबंधित बिल होगा उसी राज्य के पास भेजेंगे, जिसका कोई लेना देना नहीं, उससे मतलब नहीं, किसी भी राज्य का बिल हो राष्ट्रपति भेज देंगे रिलेटेड स्टेट के पास, रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर, संबंधित राज्य विधानमंडल के पास, यानी जिस राज्य के बारे में बात की जा रही उसको, संबंधित राज्य विधानमंडल। और विधानमंडल को क्या करना है, अपना व्यूज बताना है, अपना विचार बताना है।
इसके लिए दो बातें आपको याद करनी है। क्या क्या दो बातें याद करेंगे? राज्य के पास गया, किसी भी राज्य के पास, नंबर एक, इसकी हमें अनुमति नहीं चाहिए, कंसेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इसके व्यूज जानने, सिर्फ कि बताओ क्या सोच रहे हो इसके बारे में। तो पहला हमें इसका जानना है व्यूज, इनके विचार क्या है राज्य के इस बिल के बारे में। और दूसरा जो व्यूज है वो जानना है विद इन टाइम, एक समय सीमा के भीतर, निश्चित समय में देना पड़ेगा इनको, एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि आप अपने व्यू दें। अब इन्होंने व्यू दे दिया और विद इन टाइम भी दे दिया। अब ये आया वापस प्रेसिडेंट के पास। ना तो प्रेसिडेंट, ना तो राष्ट्रपति और ना ही पार्लियामेंट यानी संसद, कोई भी बाइंडिंग नहीं है इनके व्यूज को मानने के लिए। कौन कौन नहीं? वापस आ गया प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास आ गया, राष्ट्रपति भी इनकी बात माने ऐसा जरूरी नहीं है, और इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास जाएगा, फिर संसद के पास जाएगा और संसद भी बात माने ऐसा जरूरी नहीं है। मन करेगा मान लेंगी, मन करेगा नहीं मानेगी। अब बिल जाएगा पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास और लिख लेंगे नोट बाइंडिंग, बाध्यकारी नहीं है। क्या बाध्यकारी नहीं है? स्टेट का व्यूज, स्टेट्स व्यूज इज नोट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। अब बिल आएगा अलग अलग सदनों में, एक आ गया लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल, और ये अपना अलग से पास करेंगे इसको साधारण बहुमत से। एक आएगा राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये भी साधारण बहुमत से करेंगे। और जैसे ही पास हो गया बिल, बन गया एक्ट यानी कानून, यानी जो भी करना चाह रहे थे वो काम हो जाएगा। अब इन दोनों को पास करना है अलग अलग, यहां पे भी ये सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे, साधारण बहुमत से पास करेंगे। और साधारण बहुमत मैंने बता दिया, दोनों अलग अलग अपने अपने सदन में साधारण बहुमत से पास करेंगे। यानी जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, जितने लोग आए हुए हैं और जितने वोट कर रहे हैं, उनका सिंपल मेजोरिटी यानी 50% प्लस 1, जितने आए उनके आधे से एक अधिक हो गया तो बिल पास हो गया और ये बन गया कानून। यानी राज्य 2 बनाना चाह रहे थे तो राज्य 2 बन जाएंगे। ये दिया गया है आर्टिकल संख्या 3 में। अब एक सवाल आया और वो आया 1960 की बात है। आपको पता है जब देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रेड क्लिफ, और उनको दिया गया काम पार्टीशन का कि ये भारत है, आप इनका डिवीजन करो, इनका पार्टीशन करो कि कौन सा इंडिया होगा और कौन सी टेरिटरी होगी जो भारत के पास होगी। और ये महाशय कभी फील्ड में गए नहीं, इन्होंने ऐसा रायता फैला दिया एक तरह से, जिसको समेटना मतलब आज तक, अभी मोदी सरकार ने भी 2015 में 100वां अमेंडमेंट पास किया, 100वां संविधान संशोधन पास किया और टेरिटरी एक्सचेंज करने के लिए, वो अभी तक चला आ रहा है चीजें। और वहां से शुरुआत होगी, किया क्या गया, ऐसे मान के चलेंगे, मान लीजिए ये पूरा भारत है और रेड क्लिफ को कहा गया भाई ये पूरा भारत का मैप उनको दे दिया गया, ऑफिस में बैठे हुए आराम से, कोई आइडिया नहीं उनको क्या करना क्या नहीं करना है, ऑफिस में बैठे बैठे उन्होंने ड्रॉ कर दिया। क्या कहा गया कि ये वाला क्षेत्र भाई पाकिस्तान के पास चला गया है, ये बना दिया जी हमने पाकिस्तान, थोड़ा सा इधर वाला भी दे देते हैं पाकिस्तान को, ये भी बन गया पाकिस्तान, और बीच वाला हो गया हमारा इंडिया। अब इस कंडीशंस में क्या हुआ, अभी भी देखेंगे हमारे गांव या फिर शहरों की भी कंडीशन देखेंगे। मान लीजिए घर आपका यहाँ पे है, खेत आपका दूर जाके होगा, ऐसे तो है नहीं, गांव है, घर है उसी के बगल में खेत, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हुआ क्या, ऐसा करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो बाउंड्री वाली लाइन पे थे, पता चला कि उनका घर इंडिया में है और खेत पाकिस्तान में है, या कोई पाकिस्तान का व्यक्ति है जिसका घर पाकिस्तान में है, उसका खेत है इंडिया में। कुछ लोगों का तो मतलब इतना बुरा हाल है कि उनके घर का आधा हिस्सा पाकिस्तान में और आधा हिस्सा चला गया है इंडिया में। और ये बाउंड्री से रिलेटेड इतना बड़ा डिस्प्यूट हो गया कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। और इसको सोल्व करने के लिए उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
और यहाँ पे विवाद हुआ, एक जगह थी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, यानी आप ये वाला इलाका मान के चलेंगे अपना, यहाँ पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ मान के चलिए एक हिस्सा था जिसका नाम है बेरूबारी। बेरूबारी। अब इस बेरूबारी के बारे में पता ही नहीं है कि ये हिस्सा किसका है। ना ही ये पाकिस्तान के को दिया गया है, ना ही भारत को दिया गया है। इस पे हुआ विवाद कि इसका अब क्या किया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल नेहरू, नेहरू मिले नून से, जिसको नेहरू नून पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। एक समझौता किया गया कि हम एक ऐसा करते हैं, जो बेरूबारी केस है, बेरूबारी जो जगह है उसको आधा आधा कर लेते हैं, आधा आप ले लीजिए, यानी पाकिस्तान को कहा गया, और आधा हम ले लेते हैं। अब ये हो गया विवाद और सवाल उठा, क्या संसद के पास आर्टिकल 3 में ये भी पावर है कि वो किसी हिस्से को, यानी आज में दिया गया सीमा के बारे में, हमने अभी पढ़ा कि सीमा का भी निर्धारण कर सकते हैं, क्या वो इंटरनेशनल सीमा का भी निर्धारण कर सकते हैं? क्या आर्टिकल 3 ये पावर देता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री या हमारे देश की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका अपने देश का कोई हिस्सा दूसरी कंट्री को दे सकता है क्या? अब मामला गड़बड़ा गया, गर्म हो गया, और हमारे देश के उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, वहां बात करेंगे आर्टिकल 143 की। आर्टिकल 143 है जिसमें राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति ने ये पूछा हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि ये बताइए, क्या हम बेरूबारी वाला जो मामला है ये आर्टिकल 3 के तहत आता है क्या? क्या हम आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट के पास, सॉरी, एग्जीक्यूटिव के पास, यानी प्रधानमंत्री और उनके जो कार्यपालिका है उसके पास ये पावर है क्या सिंपल मेजोरिटी से, कि हम किसी हिस्से को दूसरे देश को दे दें? और माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो कि बहुत ही फेमस है, बेरूबारी यूनियन केस 1956। बेरूबारी यूनियन 1960 का केस है। इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से। आर्टिकल 4 में हम पढ़ेंगे कि जो 2 और 3 में किए हुए काम है उसको तो हम संविधान का संशोधन तक नहीं मानते हैं। इतना सिंपल तरीका है उसको करने का। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके, यानी सरकारों के बीच में कोई एग्रीमेंट हो गया और आप अपने देश की कोई भी जमीन किसी दूसरे देश को दे दें। तो पूछा गया फिर इसका समाधान क्या है, तो इसका समाधान निकाला गया कि ऐसा संसद कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये काम किया जा सकता है, और इसी के लिए किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान में संशोधन किया गया, और उसके तहत दिया गया बेरूबारी का 2 हिस्से बनाए गए, एक भारत के लिए और एक पाकिस्तान के लिए। तो सिंपल आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्या आर्टिकल 3 के तहत ये पावर है संसद के पास कि वो हमारे देश की जमीन किसी अन्य देश को दे दे किसी भी कारण से? तो आपका आंसर होगा नहीं। ऐसा करने के लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और भी कई चीजों के लिए फेमस है ये, जैसे हम प्रियम्बल पढ़ाते हैं आपको, प्रियम्बल में भी मैंने आपको पढ़ाया, संविधान की प्रस्तावना में बेरूबारी केस पढ़ाया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं। तो कई सारी चीजें इसमें है। तो यहाँ इसका सेंस यही है, बेरूबारी यूनियन केस 1960, और इसके लिए किया गया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन। अब एक लास्ट आर्टिकल है और वो है आर्टिकल संख्या 4। सिंपल सी बात है जो अभी हमने की। क्या कहा गया आर्टिकल 4 में, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 4, अनुच्छेद संख्या 4, यही बात लिखी गई अनुच्छेद संख्या 4 में, क्या कि जो 2 और 3 में जो भी काम किए जाएंगे, जो बिल पास होंगे, वो सिंपल मेजोरिटी से होंगे, और सिंपल मेजोरिटी से होने वाली चीज को हम संविधान का संशोधन मानते ही नहीं है। जब हम पढ़ेंगे पार्ट 20 संविधान का भाग 20, और उसमें एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, उसमें बताया गया है संविधान में संशोधन का तरीका। दो बातें की गई आर्टिकल 4 में, क्या 2 और 3 में जो भी काम किए गए हैं उसको नंबर 1 साधारण बहुमत से सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना है। दूसरा, आर्टिकल 2 और 3 को हम संविधान का संशोधन नहीं मानते हैं अंडर आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 के तहत इनको हम संविधान का संशोधन में इंक्लूड नहीं करते हैं। लिखेंगे दोनों बातों को।
पहला, एनी चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 and 3 not considered as constitutional amendment. Under Article 368 क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 और 3 में 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। पहली बात तो लिखी गई ये। दूसरी बात क्या की गई? हमने जो भी चेंज करना है 2 और 3 से, वो होगा सिंपल मेजोरिटी से। साधारण बहुमत से ये काम करना होगा, जो मैंने आपको बताया भी है कि आर्टिकल 3 के तहत कैसे काम किया जाता है। साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, यही है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कमीशंस एंड कमिटी रिलेटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन कौन सी समितियां आई, कौन कौन से आयोग बने, उन्होंने कौन सा बेसिस, किस बेस पे, किस ग्राउंड पे राज्यों के रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन की बात की, और आगे का सारा विकास हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।